डरावनी रातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलेंगी। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है और मैं बेंगलोर का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन कहलाता हूँ। भले ही मेरी उम्र 60 साल हो गई है, लेकिन अब मैं कामयाब हो चुका हूँ। मैंने इस काम की शुरुआत एक छोटे से ढाबे से की थी। वहाँ पर मैं काम किया करता था, लेकिन मेरी मेहनत थी कि मैं वहाँ से कामयाब होकर आज करोड़ों की प्रॉपर्टी बना चुका हूँ। उस ढाबे को मैंने खरीदा। उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट शुरू किया, वो भी चला, और रेस्टोरेंट खोले। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने लगा, शेयर मार्केट में पैसे लगाने लगा। मैंने कई छोटे मोटे बिजनेस खरीदे, उसे बड़ा बनाया, और आज मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन ज़रूर कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ मैंने खोई है, वो है उम्र। सारी उम्र लग गई पैसे कमाने में, लेकिन उन पैसों को मैं खर्च नहीं कर पाया, बस बढ़ाता रह गया। आज मेरी उम्र 60 साल है और मैं सोचा करता हूँ किसी तरह इन पैसों का इस्तेमाल करके अगर मैं अपनी उम्र वापस ला पाऊँ, क्यों ना ऐसा कर पाऊँ। अमीर लोग क्या ऐसा कर सकते हैं? इसीलिए मैं तलाश कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो मुझे जवान बना पाए। मैंने सुना है हिमालय में एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई बूढ़ा नहीं होता। उसे ढूंढना है, लेकिन कैसे ढूंढूं? हर कोई कहता है वो मौजूद तो है, लेकिन उसे ढूंढा नहीं जा सकता। क्या बस ये कहानियां और किस्से ही हैं? उसकी तलाश मैंने पिछले 3 सालों से शुरू कर दी थी। देश के हर बड़े महंत, हर संत के पास गया। उनके पास जितनी भी रहस्यमय किताबें पड़ी थी, मैं सब किताबों को ढूंढता रहा, और रामेश्वरम में मुझे एक किताब मिल ही गई। किसी समय वहां पर एक बूढ़ा आदमी रहा करता था जिसकी उम्र 180 साल थी। 180 साल वो वहीं पर रहा। वो रात के समय जंगल से निकला करता था, लोगों से बातें किया करता था, और कई पीढ़ियां उससे मिला करती थीं। कई लोग जो बच्चे थे उससे मिला करते थे, और वो बूढ़े तक हो गए, फिर भी उसकी उम्र वैसी की वैसी ही थी, वो बताया करते थे। उसने एक किताब लिखी थी जो वहाँ पर एक छोटे से आश्रम में रखी हुई थी, और जब मुझे उसकी जानकारी मिली तो मैं सबसे पहले वहाँ पर पहुँचना चाहता था। वो किताब अगर मेरे हाथ लग गई तो मैं जान पाऊँगा कैसे उसने इतनी लंबी उम्र पाली थी, 180 साल। और बताया जाता था कि 180 साल होने के बाद वो उसी जंगल में मरा था, और तब भी उसका शरीर ज़्यादा बूढ़ा नहीं था। वो लगभग 50 से 60 साल का ही लगा करता था। जब मैं रामेश्वरम में पहुंचा तो मुझे ये पता चल गया था कि एक आश्रम में वो किताब रखी है, लेकिन उस आश्रम में पहुंचने में मुझे बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। 3 महीने इंतज़ार करना पड़ा मुझे उस आश्रम के अंदर जाने के लिए। उन किताबों के ढेर को हाथ लगाने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, और मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था। मैं बूढ़ा होता जा रहा था, मुझे अपनी उम्र चाहिए थी। मुझे शरीर कमज़ोर महसूस होना शुरू हो गया है। मैं उससे पहले इसे जवान करना चाहता हूँ, और ये आखिरी रास्ता है जो मेरी आंखों के सामने आया है। उसकी किताब में कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही पाऊँगा। लेकिन उस आश्रम में पहुँचकर मुझे ये पता चला वो किताब चोरी हो चुकी है। यहीं पर पाए जाने वाले कुछ तस्करों ने उसकी चोरी की और उसे विदेश में भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तक वो विदेश पहुंची नहीं है। यहीं पर मौजूद है, लेकिन कहाँ? मेरे पास ढेर सारे पैसे थे। मैं उन पैसों का इस्तेमाल करके यहाँ जितने भी लोग थे उन्हें इकट्ठा किए जा रहा था। तस्करी करने वाले हर किसी के पास मैं पहुंचे जा रहा था। मुझे ना सोना चाहिए था, ना मोती चाहिए थे, ना ही कोई महंगी पेंटिंग, बस वो किताब। चाहे जितनी कीमत हो मैं देने को तैयार हूं। वो किताब काम कर गया मेरा पैसा। पैसे देकर कुछ लोगों ने किसी तरह वो किताब मेरे तक पहुंचा दी। कीमत 50 करोड़ थी, लेकिन मैं आसानी से दे गया।
जवानी की कोई कीमत नहीं होती और उस किताब में मेरे जवान होने का राज था। उस किताब को मैं अपने पास ले आया था और उसमें संस्कृत में कई शब्द लिखे हुए थे। उसकी पूरी जीवनी थी और ट्रांसलेटर मेरे पास अगली सुबह पहुंच गए। उसे पूरा ट्रांसलेट करवाया गया और हर पन्ने को मैं अलग ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवाता और कई शब्द मैं अलग ट्रांसलेटर से पूछता ताकि कोई भी एक इंसान इस पूरी किताब को पढ़ ना पाए मेरे सिवा। सिर्फ मैं जानूं इसमें क्या लिखा हुआ है। एक एक पन्ने का राज मेरे सामने था और उस पूरी किताब को पढ़ने में 10 दिन लग गए। सारी जानकारी थी, क्या हुआ था उसके साथ, लेकिन कुछ पन्ने वहां पर गायब थे। उसने ये बताया था एक जल है जो उत्तराखंड नेपाल के बॉर्डर के पास हिमालयन रेंज में एक गांव है जो आम लोगों को नजर नहीं आता। वहां पर रात के समय लोग नजर आते हैं, दिन के समय सपाट मैदान हो जाता है। वहां आधी रात को पहुंचना होगा। उस गांव में एक बार पहुंचा जाए फिर रास्ते खुल जाते हैं। उसके बाद पहाड़ी के अंदर एक गुफा है। वहां पर प्राचीन से प्राचीन मूर्तियां बनी हुई हैं। वहां कई रास्ते हैं। उन रास्तों पर अजीब चुनौतियां आती हैं। उन चुनौतियों को कोई किसी और को बता नहीं सकता। अगर कोई उन चुनौतियों की जानकारी आगे किसी और के पास पहुंचा दे तो उसकी उसी वक्त मौत हो जाती है। उन चुनौतियों को खुद ही वहां पर संभालना पड़ेगा। उसके बाद एक झरना है जिसका पानी जमीन को छूते ही गायब हो जाता है। किसी भी तांबे के बर्तन में उस पानी को भरने के बाद जो पीता है उसकी उम्र दुगनी हो जाती है। बची हुई उम्र दुगनी हो जाना, इसका मतलब था जवानी में लगभग 150 साल तक पहुंच जाना। बस ठीक तो है, मैं अपनी पूरी जवानी पैसों के साथ बिता पाऊंगा। पैसे कमाने में बुढ़ापा आ गया और बाकी बची उम्र अगर मैं दुगनी कर पाऊं तो मेरे लिए अच्छा होगा ना। लगभग 60 से 70 साल जवानी के बिता जाऊं तो जिंदगी जी लूंगा मैं। मुझे वो पानी चाहिए, भले ही कितनी भी कीमत चुकानी पड़ जाए, मुझे वो पानी चाहिए। उत्तराखंड की सरहद पर बसा वो आखिरी गांव जिसके बाद कहते हैं कि लोग बच नहीं पाते। उसके आगे काफ़ी गहरी पहाड़ियां हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है और वहाँ ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है। उन घनी घाटियों में जंगल हैं जहाँ कोई रह नहीं पाता, बस कहानियाँ सुनी हैं। वहाँ ऐसा गांव है जहाँ कोई भी मरता नहीं और लंबी उम्र जीता है, बहुत लंबी, जितनी हमारे हाथ में है उससे दुगनी की जा सकती है। यहीं तो जाना था मुझे। मैं उत्तराखंड पहुंचकर 5 लोगों को इकट्ठा कर चुका था। मेरी टांगों में जान कम थी। बुढ़ापा ऐसा ही करता है, जान खत्म कर देता है। लेकिन जब आपके सामने जवानी हो तो आप भागे चले जाते हैं, भले ही जितनी शक्ति बची हो उसका इस्तेमाल करने लगते हैं। उस आखिरी गांव में पहुंचकर लोग बहुत खुश थे। आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों आई हुई है। मैंने वहां पर टेंट लगवा दिए थे, लाइट्स लगवा दी थी, क्योंकि वापस इसी गांव में आना था। लेकिन आगे जाना था उसकी जानकारी किसी तक नहीं पहुंचने देनी थी। 5 लोगों के साथ हम उसी घाटी की तरफ निकल पड़े थे। आधुनिक से आधुनिक हथियार थे हमारे पास, लेकिन सफ़र पैदल ही करना था, तभी उसी गांव को ढूंढा जा सकता था। लगभग शाम के 6 बजे हम उसी पहाड़ी की तरफ निकल पड़े थे। उन 5 लोगों को पूरी बात नहीं बताई गई थी। मुझे बस यही कहा गया था, आगे एक गांव ढूंढना है जो वीरान में रहता है, पूरी दुनिया से कटा हुआ वो गांव। वहाँ जाकर कुछ ढूंढना है जो ये अमीर बूढ़ा ढूंढना चाहता है। उन तक बस यही खबर पहुँचाई गई थी, लेकिन वो लोग मुझे कुछ नया ही बता रहे थे। पत्थर के शैतान, उन घाटियों में पत्थर के शैतान रहते हैं जो किसी को भी मार सकते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। कई बार रात के समय उन पत्थर के शैतानों से लोगों का सामना हुआ। जो डर कर भाग गए वो तो बच गए, लेकिन जो उनके पास रहे कभी वापस मुड़ नहीं पाए। उनके साथ क्या हुआ कोई नहीं जानता। ये कहानियाँ शायद डराने के लिए बनाई गई थी और मैं इनसे डरने वाला नहीं था। मौत वैसे भी एक न एक दिन आनी ही है। इतनी उम्र निकल गई, कुछ कर नहीं पाया। एक मौका है, वो मौका मैं खोने नहीं देना चाहता था। वो 5 लोग जो पैसों के लिए यहाँ पर आए हुए थे, उनकी टांगें कांप रही थी इन कहानियों से। लेकिन पैसों की लालच बहुत बड़ी होती है। भले ही आपके सामने मौत नजर आ जाए, लेकिन लालच आपको तब भी आगे बढ़ाती रहती है।
वो पैसों की लालच के लिए आगे बढ़ रहे थे, मैं जवानी की लालच के लिए। उन घाटियों में लगभग 9 बजे ही बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। उन घाटियों को पार करने में परेशानी हो रही थी और कई बार पेड़ों से रस्सी बांधकर मुझे ऊपर खींचा जाता, क्योंकि मैं बूढ़ा था, ऊपर चढ़ नहीं सकता था। कभी कभी मुझ पर वो हंसते और उनकी बातें मुझे सुनाई दे जाती। इस बूढ़े को क्या जवानी चढ़ी है, यहाँ आधी रात को इन घाटियों पर चढ़ाया जा रहा है, हम तो चढ़ जाएंगे, ये कैसे चढ़ेगा, अभी पागल हो गया है बूढ़ा। जैसे जैसे उन घाटियों को पार करते हुए हम ऊंचाई पर जाते जा रहे थे, ठंड बढ़ती जा रही थी। मोटे कपड़े पहने हुए थे हमने, फिर भी ठंड ज़्यादा लग रही थी। जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी और इन घनी वादियों में डर का माहौल बनने लगा था। बहुत ज़्यादा आगे निकलने के बाद लगभग 8 घंटे का सफ़र चलते हुए किया था हमने। यहाँ इतना आगे शायद ही कोई जाता होगा। कोई रास्ता नहीं बना हुआ था, लेकिन एक घाटी के पार आग जलने से धुआं उठ रहा था। उस धुएं ने हम सबकी आंखें चमका दी। कोई तो है यहाँ पे जो आग जला के बैठा है। इसका मतलब सच में यहाँ पर लोग रहते हैं और ये पत्थर के शैतान हो सकते हैं, ध्यान रखना होगा। वो सब डरे हुए थे, लेकिन मेरी आंखें चमक गई थी। ये वही लोग होंगे, वही गांव के लोग जो बूढ़े नहीं होते, जो जवान ही रहते हैं और उम्र को दुगनी कर लेते हैं। हमें पीछे कई लोगों ने बहुत ज़्यादा चेतावनी दी थी। वहाँ आग तो जल रही थी, लेकिन हमें ध्यान रखना था, उन लोगों के पास नहीं जाना था और दूरी बनाकर रखनी थी। हम उस आग के काफ़ी करीब तक तो पहुँच गए। एक पेड़ के पीछे से देख रहे थे और दूर जलती हुई वो आग तो दिखी, आसपास कोई इंसान नज़र नहीं आया। हम थोड़ा और आगे गए, वहाँ कुछ लोग नज़र आए। वो साधारण उस लकड़ियों के ऊपर आग जलाकर जैसे कुछ पका रहे थे। धीरे धीरे कई लोग नज़र आने लगे। वो जैसे वहाँ पर बैठे बातें कर रहे थे। कई ने मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था किसी शहर से पिकनिक मनाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम थोड़ा और आगे गए और उनसे बात करने के लिए जैसे ही उनके करीब पहुँचे, पीछे पत्थरों के बने हुए घर नजर आए। वो घर देखकर ये हम समझ गए थे, ये कोई पिकनिक मनाने आए लोग नहीं हैं, बल्कि ये गांव है जो यहाँ पर बसा हुआ है। जैसे ही वो घर हमें नजर आए थे, सब डर गए थे। उन लोगों को देखकर सब कह रहे थे, ये वही गांव वाले हैं, इनसे बात ध्यान से करनी है। ये बहुत कम लोगों को नजर आते हैं और कहते हैं जिनके पीछे पड़ जाएं, या तो वो जिंदा नहीं रहते या गायब हो जाते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखनी है। काफ़ी देर तक हम उनसे दूरी बनाए रखे हुए थे। यहाँ सूरज चढ़ने वाला था और मुझे लगा कि दिन की रोशनी में डर कम लगेगा, तब इनसे बात करेंगे। हम उन पेड़ों के पास पीछे छिपे रहे। काफ़ी दूरी पर हमने सामान निकाला और खाना शुरू कर दिया। एक छोटी सी जगह हम झाड़ियों को बिछाकर वहाँ खाना खा रहे थे और उनसे दूरी काफ़ी ज़्यादा थी। वो पहचान नहीं सकते थे कि हम यहाँ करीब ही हैं। धीरे धीरे सूरज की रोशनी वहाँ फैलनी शुरू हो गई, दूर दूर तक दिखना शुरू हो गया और यहाँ सुबह के वक्त बहुत ज़्यादा ठंड थी। धीरे धीरे वो धुआं भी कम होना शुरू हो गया। सबकी हिम्मत बढ़ चुकी थी। अब जाकर बात करते हैं, देखते हैं। हम सब ने अपना सामान इकट्ठा किया और उसी गांव की तरफ निकल पड़े। जैसे ही हम उस तरफ गए जहाँ से धुआं निकल रहा था, सामने कोई इंसान नज़र नहीं आया। वो पत्थर के बने घर, मिट्टी के बने घर दिख रहे थे। आसपास बस कुछ छेद थे। जैसे रात को ये गांव दिख रहा था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। बस बहुत सारे पत्थर पड़े थे यहाँ पर, इंसान कोई नहीं। उन गुफाओं में हमने बहुत बार देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। बहुत आवाज़ें लगा दी हमने, कोई नहीं मिला। दूर दूर तक ढूंढा हमने, दोपहर तक कोई दिखा ही नहीं। ठंड में शरीर जमा जा रहा था और हमने खो दिया था उन गांव वालों को। कहाँ चले गए? कोई सवाल तो कर ही लेना चाहिए था। उसके बाद मुझे उस किताब के पन्नों पर लिखे शब्द याद आए। कहा गया था, रात के वक्त जो होता है वो रात के वक्त होता है, दिन के वक्त नहीं होता। बस इस तरह कहावतों में बताया गया था ताकि कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए।
हर शब्द को इस तरह से बताया गया था कि यहाँ जो भी होता है बाहर वाला समझ ना पाए और यहाँ जो भी आए उसे खुद महसूस करे, लेकिन किसी को बता ना पाए। बताने वाला मर जाता है। इसीलिए यहाँ हर कोई गुपचुप रहता है उन सवालों से। बहुत ढूंढने के बाद भी वो गांव वाले नहीं मिले तो मैंने कहा, जगह को भुलाना नहीं है, यहीं रुको। इन टूटी फूटी गुफाओं में, इन पड़े हुए अजीब से पत्थरों में, यहीं पर गांव वाले मिलेंगे। जब आधी रात होगी वो दोबारा यहाँ आएंगे। ये उजाले में शायद वो गायब हो जाते हैं, शायद कहीं चले जाते हैं, या कोई दूसरी दुनिया का रास्ता है यहाँ से जाने का, वहाँ चले जाते हैं। इसीलिए बाहर की दुनिया वालों को वो नज़र नहीं आते। हमें इंतज़ार करना होगा। हमने टेंट लगा लिए थे उस पहाड़ी के शिखर पर, लेकिन वहाँ से ये गांव तो नज़र आ जाता, गांव वाले हमें देख नहीं पाते। हम रात होने का इंतज़ार कर रहे थे और वो समय काफ़ी लंबा लग रहा था। जैसे जैसे अंधेरा घिरता गया हमारी नज़रें उन पत्थरों पर थी। आसपास अपने आप गांव आएगा, वो दूसरी दुनिया का गांव। जैसे जैसे हम इंतज़ार करते रहे वहाँ कोई गांव नहीं बना। अंधेरा हो गया था, वक्त रात के 10 बजे का। यहाँ अंधेरे में भी हमें कोई गांव नज़र नहीं आया। यहाँ पर आग जल रही थी, लेकिन आज यहाँ कोई नहीं है। तभी एक आदमी ने कहा, वो देखिए उस पहाड़ी पर आग जल रही है, आज वहां से धुआं निकल रहा है, ध्यान दीजिए। सब वहां पर देखने लगे। सच में उस पहाड़ी से धुआं निकल रहा था। किसी ने आग जला रखी थी तो सब उस पहाड़ी की तरफ चल पड़े। ऐसा लग रहा था इनकी जगह बदलती रहती है, इसलिए कोई पहचान नहीं पाता, और चलकर वहां तक जाने में लगभग 2 घंटे लग गए। वहां पत्थरों के वैसे ही घर दिख रहे थे। लकड़ियां जलाकर वहां आग पर सामान पका रहे लोग भी दिख रहे थे। वो मॉडर्न लग रहे थे, जबकि कुछ बहुत पुराने से लग रहे थे। अब उनसे बात तो करनी होगी। 5 डरे हुए थे, आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। मुझे मौत का नहीं डर था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उनके पास पहुंचा और मुझे देखकर हर कोई हैरान, तुम यहां कैसे पहुंच गए, कैसे ढूंढा? मैंने कहा, मैं जानता हूं, वो आग का पीछा मैंने कल भी किया था। कल करीब नहीं आ पाया, लेकिन आज डर खत्म हो ही गया। समय बीतेगा, तुम यहां से गायब हो जाओगे, उससे पहले बात करनी होगी मुझे। वो सब कुछ समय के लिए अचंभित थे, लेकिन उसके बाद अपना अपना काम करने लगे। ऐसा लग रहा था रात के वक्त वो घरों को बना रहे हैं, वहां रहने के लिए सामान को सही जगह पर रख रहे हैं। उस जंगल से लाई सब्जियां, फलों को इकट्ठा कर रहे हैं और पकाने की कोशिश कर रहे थे। वहां एक कटा हुआ खरगोश पड़ा था, शायद उन्होंने उसका शिकार किया होगा। उसके बाद सब मुझसे बातें करने लगे। वहां कई लोग मुझसे बात करना चाहते थे, लेकिन मुझे जानना था उम्र को दुगनी कैसे करूं। मैं एकदम झल्लाकर बोल पड़ा, मुझे इन बातों से कुछ नहीं करना, मुझे अपनी उम्र लंबी करनी है। मुझे बताओ वो पानी कहाँ है, मुझे वो पानी पीना है। मैं बूढ़ा मरना नहीं चाहता, मैं दोबारा जवान होना चाहता हूँ। मैंने अपनी जवानी जी ही नहीं है, मैं दोबारा जवान होना चाहता हूँ। हर किसी का मुंह जैसे सिल चुका था। कोई भी अपने होंठ हिलाकर वो शब्द निकालना नहीं चाहता था जिसे सुनने के लिए मैं इतनी दूर से आया था। कोई नहीं बता रहा था। हर कोई मुंह बंद करके बैठा हुआ था, बस चेहरे पर मुस्कान थी। मैं पूछे जा रहा था, क्या करूं, मुझे बता दो, मुझे बताओ वो पानी कहाँ से मिलेगा। क्या तुम यहाँ पर रहते हो? क्या तुम भी बूढ़े नहीं होते, अपनी उम्र दुगनी कर चुके हो? मुझे बता दो। कोई नहीं बता रहा था। एक पल के लिए मन में ख्याल आया, ये बताएंगे तो मर जाएंगे ना, ये बता नहीं सकते। यहाँ क्या होता है कोई बता नहीं सकता, बताने वाले की मौत हो जाती है। मैंने कहा, इशारा कर दो, कोई इशारा तो करो, कुछ समझाओ, मैं भी ये जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछे जा रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो मैं भी वहीं पर बैठ गया। जाने बिना नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। किस दुनिया में जाते हो तुम, मैं तुम्हारे साथ ही चला जाऊंगा। मैं वहां पर इंतजार किए जा रहा था, लेकिन वो मेरे 5 साथी यहाँ करीब नहीं आना चाहते थे। वो उन झाड़ियों के पीछे बैठे इंतजार किए जा रहे थे कब मैं जानकर उनके पास आ जाऊं। उनको पूरी सच्चाई नहीं पता थी और वो तो डर रहे थे इन लोगों से। ये खुद की तरह यहाँ पर लोगों को फंसा लेते हैं। क्या ये मुझे भी फंसा लेंगे? मैं डर नहीं रहा था। मैं इनके साथ रह सकता हूँ, मुझे बस वो जवानी का राज पता चल जाए।
इंतज़ार करता रहा। रात बीतती रही, पूरी रात बीत गई थी और सुबह होने का वक्त था। मैं रो रहा था, किसी ने बताया ही नहीं। हर बात पर वो जवाब देते, कोई भी चीज़ का सवाल करो वो जवाब देते, बस इसकी जानकारी नहीं देते। उनके मुंह बंद हो जाते, कोई भी बात नहीं करता, जैसे वो किसी शाप से या किसी शक्ति से डरते हों। जैसे ही सूरज की किरणें वहाँ पड़ना शुरू हो गईं, धीरे धीरे वो इंसान पत्थर में तब्दील होना शुरू हो गए थे। उनकी हंसी मुझे नजर आ रही थी। धीरे धीरे पत्थर बनकर वो ज़मीन में गड़ते गए, उनके आकार बदले, सारे के सारे पत्थर बन गए थे। उनके घर मिट्टी के बन गए थे। धीरे धीरे वो मिट्टी भी हवा में लोप हो गई। मेरी आँखों के सामने से वो गायब हो चुके थे और मैं जान नहीं पाया था कहाँ है वो पानी जो अमर कर देता है, जवान कर देता है। जैसे ही वो सब गायब हो गए, मेरे साथी वहाँ पर आ चुके थे और मैं उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा। पहले वो साथ क्यों नहीं आए? मेरी मदद कर सकते थे, उन लोगों से पूछ सकते थे, लेकिन वो डरे हुए थे कि इसमें वो मेरा साथ नहीं दे सकते। बहुत गालियाँ दी थी और वो सब वहाँ से जा चुके थे। मैं अकेला बचा था और मैं अगली रात का इंतज़ार करने वाला था। फिर से उनको कहीं तो ढूंढना होगा, मिलेंगे कहीं ना कहीं। पूरा दोपहर मैं इंतज़ार करता रहा और अंधेरा होने के बाद मैं इंतज़ार करने लगा उस आग का। आसपास से कोई धुआं नहीं उठ रहा था, लेकिन वो किरण दूर दिख ही गई। दूसरी पहाड़ी के पार वो धुआं निकल रहा था और चलकर जाने में 2 घंटे का समय लग गया। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, उनके पैरों पर पड़ गया। मुझे सच्चाई जाननी थी। मैं बूढ़ा नहीं मरना चाहता, कुछ तो बता दो। कोई बता नहीं रहा था, लेकिन सब मिलकर एक तरफ देख रहे थे। कल भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। जब मैं ये सवाल करता, सब एक तरफ देखना शुरू हो जाते, एक तरफ उनकी नज़र ज़रूर जाती। कई गुफाएं थीं वहाँ पर बनी हुई, लेकिन वो छोटी संकरी गुफा, हर कोई उसकी तरफ देखता, मुस्कुराता और मुंह बंद करके नीचे सर कर लेता। हर कोई ऐसा कर रहा था। वो मुझे इशारा कर रहे थे, ये संकरी गुफा है, इसके अंदर पानी मिलेगा, लेकिन और क्या चुनौतियां मिलेंगी वो ये नहीं बता सकते थे। वो मुझे खुद ढूंढनी होंगी। मैं उनके चेहरे पर मुस्कुराता हुआ कहने लगा, मैं जान गया हूँ, मुझे इस संकरी गुफा में जाना है। बस मैं भी अपनी उम्र लंबी करके वापस आऊँगा, फिर मिलूँगा तुमसे। उसके बाद मैं उस संकरी गुफा के आगे खड़ा हो गया और अब मुझे उसके अंदर जाना था। अंदर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी जो हर कोने तक फैली हुई थी। उसका जैसे कोई सोर्स नहीं था, हर कण से वो रोशनी निकल रही हो। शायद ये इस गुफा की एक शक्ति थी। मैंने पहला कदम जब उसमें रखा था, मुझे महसूस हुआ मेरा शरीर जैसे कांपने लगा था। मेरे शरीर की हर कोशिका जैसे हिली हो। मुझे एक झटका महसूस हुआ था। मुझे अपना शरीर तरोताज़ा महसूस हुआ था, लेकिन ये एक भ्रम है। मुझे उस पानी तक पहुंचना है। वो पानी ही पीने के बाद मेरी उम्र दुगनी होगी। मैं अब कदम आगे बढ़ाने लगा था और चुनौतियां सामने आने वाली थीं। अब मैं उस चमचमाती गुफा के अंदर जा रहा था। जैसे जैसे मैं उसके अंदर जाता जा रहा था, ऐसा लग रहा था वहाँ कई रास्ते हैं। कई छोटी छोटी संकरी सी गुफाएं थी वहाँ पर, जिसमें घुसकर आगे बढ़ा नहीं जा सकता था। तो मैंने वो चौड़ी गुफा को ही चुना और उसी के सहारे आगे बढ़ता रहा। वहाँ आगे 3 और रास्ते बने हुए थे। मुझे अब उन तीनों में से किसी एक का चुनाव करना था। धीरे धीरे मैंने सबसे पहली वाली गुफा चुनी और जैसे ही मैं वहाँ पर पैर रखने वाला था, सामने से चलकर आती हुई एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी। वो बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उस गुफा के आगे वो खड़ी थी, तो मैंने एक कदम पीछे हटा लिया। उसके बाद वो कहने लगी, क्या तुमने इस रास्ते का चुनाव किया है? बहुत अच्छा है। इस रास्ते के हिसाब से मैं तुमसे शादी करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझ में बहुत शक्तियां हैं, तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। क्या तुम मेरे साथ शादी करना चाहते हो? मैं पहले तो सच में उस लड़की के चेहरे पर मोहित हो गया था, लेकिन चुनौतियों को दिमाग में मैं सोचे जा रहा था। मेरा लक्ष्य इससे शादी करना नहीं है, मेरा लक्ष्य अपनी उम्र को वापस लेना है। तो मैं उस लड़की से कहने लगा, नहीं,
मैं शादी नहीं कर सकता। मुझे वो पवित्र जल चाहिए जिसे पीने से मेरी उम्र बड़ी हो जाए। लेकिन वो कह रही थी, उससे क्या करोगे? उम्र लंबी करके क्या करोगे जब तुम जी ही नहीं पाओगे? मेरे साथ आओ, मुझ में ऐसी शक्तियां हैं, तुम्हें जवान रखूंगी, लेकिन उम्र उतनी ही होगी जितनी तुम्हारी है। तुम 80 से 90 साल तक जीने वाले हो और उतनी ही उम्र तुम्हें मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगी अंतिम सांस तक, और मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम मांगना चाहते हो। मैं उसे बार बार मना किए जा रहा था, नहीं, तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे उस पानी का रास्ता बताओ, मैं वो पानी पीना चाहता हूँ। लेकिन वो मुझे वो रास्ता नहीं बता रही थी, बल्कि ये कहे जा रही थी, आ जाओ, इस रास्ते में आ जाओ, यहाँ कदम रखो, मेरे साथ जुड़ जाओ और उसके बाद सारी दुनिया तुम्हारी है। मैं बार बार मना करता रहा और उसके बाद मैंने चेहरा ही दूसरी गुफा की तरफ बढ़ा लिया। अब 2 रास्ते थे। अब उसने देख लिया था कि मैं उसके पास नहीं जाने वाला, तो वो कहने लगी, ऐसा करो, मेरे पास आ जाओ और तुम्हें 2 मौके देती हूँ। तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, मुझे अपना लो, उसके बाद इस गुफा से बाहर निकल आना और जो पानी तुम पीना चाहते हो वो भी पी लेना। दुगना फायदा होगा तुम्हारा, मुझे साथ ले चलो। उसने बातों बातों में मुझे ये तो बता दिया था कि वो वाली गुफा में पानी नहीं है, क्योंकि उसने कहा था मुझे यहाँ से ले जाओ, उसके बाद पानी वाली गुफा में चले जाना, यानी कि जिस गुफा में वो थी उस तरफ पानी नहीं था। तो यही मैंने उससे कह दिया, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, लेकिन सच में बताओ, तुम्हारी गुफा में पानी नहीं है ना, इसीलिए मेरे साथ दूसरी जगह जाना चाहती हो ना? जैसे ही मैंने ये कहा उसका चेहरा उतर गया था। मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं इस रास्ते को पहचान गया था, ये वाला गलत है, लेकिन उसका उतरा हुआ चेहरा भयानक होने लगा था। वो अपने असली रूप में आने लगी थी और वो सुंदर कन्या एक चुड़ैल के रूप में आ गई थी। वो उस गुफा के मुआने पर खड़ी थी और मेरी तरफ घूरे जा रही थी। आजा, तुझे खा जाऊंगी, तुझे मार दूंगी, एक बार इधर तो आजा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी और मैं जान गया था ये रास्ता गलत है, और अगर मैं वो कदम और आगे बढ़ा देता शायद ये मुझे मार देती और सही जगह कभी पहुंचने नहीं देती। यही चुनौतियां हैं, सही चुनाव करना पड़ेगा इस गुफा के उस जल स्रोत तक पहुंचने के लिए। अब मैंने चेहरा दूसरी गुफा की तरफ कर लिया था। मैंने यहाँ भी सिर्फ एक ही कदम रखा, उसके बाद जल्दी से अपना पैर पीछे हटा लिया। वहाँ उस गुफा से चलता हुआ एक आदमी आया। उसका शरीर बहुत तगड़ा था, वो एक बॉडी बिल्डर जैसा लग रहा था और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा चमक थी। हंसते हुए उसने कहा, सही चुनाव किया है, आ जाओ अंदर, पीछे तुम्हें वो जल मिलेगा जिससे तुम्हारी उम्र दुगनी हो जाएगी। एक पल के लिए मुझे लगा कि सही चुनाव कर लिया है, मुझे पता लग गया है कि किस गुफा में जाना है। फिर भी वो तीसरी गुफा से अभी कोई बाहर नहीं आया था, क्योंकि मैंने कदम रखा ही नहीं था। मैं उस गुफा की तरफ बढ़ चला तो वो आदमी कहने लगा, कहाँ जा रहे हो? वहाँ मत चले जाना, फंस जाओगे, यहाँ आ जाओ, पानी मिल रहा है, गलती क्यों कर रहे हो? लेकिन मुझे पता तो करना था ना तीसरी गुफा में क्या है, कहीं वहाँ ही पानी ना निकल आए और मैं गलत मोड़ पर चला जाऊं। जैसे ही मैंने तीसरी गुफा में पैर रखा, बाहर निकाला, वहाँ से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। वो भी कहने लगा, पानी यही है, ये चुनाव तुम्हारा सही था, आ जाओ, पानी पी लो और अपनी उम्र दुगनी कर लो। अब वो जवान बॉडी बिल्डर जैसा इंसान भी मुझसे यही कहे जा रहा था और ये बूढ़ा आदमी भी यही कहे जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था किसकी बात पर यकीन करूं। अगर अपनी आंखों पर यकीन करूं तो वो बॉडी बिल्डर जिसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा चमक थी, वो ज़रूर उस पानी के पास ही होगा, उस पानी को पिया होगा, इसलिए ये जवान है। जबकि ये बूढ़ा उस पानी को अगर पी लेता तो जवान होना चाहिए था। लेकिन यही तो चुनौती है, चुनौतियों की गुफा है ये, मुझे बहकाया जाएगा। चुनाव मुझे सोच समझ कर करना है। अब मैं मजबूर हो गया था सोचने के लिए, दोनों में चुनाव किसका करूं। कभी तो मैं उस जवान लड़के की तरफ देखता और उधर जाने के बारे में सोचता, तो कभी उस बूढ़े के चेहरे की तरफ देखता, मुझे उसके चेहरे पर सच्चाई नजर आती। लेकिन मैं दुविधा में फंस गया था। एक पल के लिए मन में ख्याल आया, सवाल करता हूँ, जो सही जवाब देता जाएगा, जो बिल्कुल सही लाइन पर चलता जाएगा, वो सही होगा। जिसकी जबान फिसली, समझो वो झूठा। सबसे पहला सवाल तो मैंने उस बूढ़े से पूछा,
मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास वो पानी है तो तुम पीते क्यों नहीं? तुम बूढ़े क्यों हो? तो वो बूढ़ा थोड़ा सा मायूस हो गया था। क्या तुम्हें लगता है उम्र लंबी करना अच्छा होता है? सच बताओ, तुम उम्र लंबी करके सच में खुश रहोगे? जितनी जिंदगी होती है उसमें खुश रहना अच्छा होता है। मैं पानी की रक्षा जरूर करता हूँ लेकिन खुद नहीं पीता, फिर भी मेरी उम्र 500 साल से ज्यादा है। तभी वो दूसरा जवान लड़का बोलने लगा, ये झूठा है, ये बूढ़ा 70 साल का है, तब से यहाँ इस तरह से सड़ रहा है। मैं देखो 400 सालों से पानी पिए जा रहा हूँ, उम्र लंबी किए जा रहा हूँ, पानी पिए जा रहा हूँ, उम्र लंबी किए जा रहा हूँ। आ जाओ, पानी पी लो, मेरे साथ इस तरह का शरीर पाओ और खुशहाल जिंदगी जियो। अब दुविधा में मैं पड़ चुका था। बातें दोनों की सच्ची लग रही थी। मुझे कभी बूढ़ा झूठा लगता तो कभी वो लड़का झूठा लगता। लेकिन तभी मैंने उस जवान लड़के से पूछा, मुझे सच बताओ, तुम उस पानी को पीते कैसे हो? हाथ से पीते हो या वो झरना जो नीचे बह रहा होता है, जमीन में कोई पत्थर डालकर कुआं बनाकर ऐसे पीते हो? कैसे पीते हो? तो वो कहने लगा, हाँ, मैंने वो खड्डा बनाया हुआ है, वहां पानी पहुंच जाता है, वहां से पी लेता हूं। तुम भी ऐसे ही पी लेना, आ जाओ। अब मैं इस बात को सुनकर हंसने लगा था और मेरे साथ ही वो बूढ़ा आदमी भी हंसने लगा था। हम दोनों को पता था झूठा कौन है। उसने कहा जमीन में खड्डा बनाकर पानी पीता है, जबकि वो पानी जमीन छूते ही गायब हो जाता है, तो खड्डा बनेगा उसमें पानी भरेगा कैसे? अब ये बात सुन के मैं उस तरफ बढ़ चला था। उस बूढ़े की गुफा में पैर रखते ही वो जवान लड़का एक पिशाच का रूप ले चुका था और बहुत ही गुस्से में बुड़बुड़ाए जा रहा था। तू इधर आ जा एक बार, तुझे फिर बताता हूँ। बहुत सवाल करता है, बहुत चालाक बनता है, इधर आ, तुझे बताता हूँ। अब वो बूढ़े आदमी की मुस्कुराहट मैं देख पा रहा था। वो अब टेढ़ी टेढ़ी चाल चलता हुआ आगे बढ़ने लगा था। आजा, मेरे साथ आजा, तुझे बताता हूँ पानी कहाँ है। तूने ये रास्ते का चुनाव सही किया है। वो बूढ़ा आदमी मुझे उस गुफा के अंत तक ले गया। वहां सामने छोटे छोटे 3 झरने थे। तीनों का पानी जमीन को छूते ही गायब हो रहा था। मैंने उससे पूछा, अब इसमें जवानी वाला झरना कौन सा है? असली झरना कौन सा है? वो मुस्कुराने लगा, चुनाव तुम्हें करना है। अब ये तुम्हें जानना होगा, तुम्हारे काम का झरना कौन सा है। पानी तो तीनों से आ रहा है, गायब भी तीनों से पानी हो रहा है, लेकिन जो उम्र को दुगना करता है वो झरना कौन सा है, तुम बताओ। अब मैं बहुत समय तक परेशान हो चुका था। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था और ये मुझे पहचानना था। तभी दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने पहले झरने की तरफ इशारा करके कहा, ये वाला है ना, ये है ना, इससे मेरी उम्र दुगनी हो जाएगी ना। वो मुस्कुरा रहा था और चेहरा हिलाने लगा। ये तुम्हें पता करना है, मैं नहीं बता सकता। इसके बाद मैंने सीधा तीसरे झरने की तरफ इशारा किया। ये वाला है ना, इसे पीकर उम्र दुगनी हो जाती है ना, बताओ। उसने कहा, मैं नहीं बता सकता, तुम्हें पता तो है, मैं नहीं बता सकता। इसके बाद मैंने दूसरे झरने की तरफ इशारा किया और बोला, ये वाला है ना, इससे मेरी उम्र दुगनी हो जाएगी ना। वो अब कुछ बोला नहीं और मुस्कुराता हुआ आंखें उस तरफ करने लगा। तभी मैं जान गया, ये इसके बारे में सच्चाई नहीं बता सकता, ये कुछ नहीं बता सकता, इसीलिए ये चुप है। जैसे ही मैं किसी और झरने की तरफ इशारा करता वो मना करने लगता, लेकिन मैं जैसे ही उस झरने की तरफ इशारा करता जो सही था वो चुप हो जाता, क्योंकि वो बंधा हुआ था, बता नहीं सकता था। मैं सही झरने को पहचान गया था। उसके बाद मैंने उस झरने के पानी से हाथ गीले जैसे ही किए, शरीर जैसे तरोताज़ा सा हो गया। ऐसा लगा एक शक्ति शरीर में दौड़ गई हो। और वो बूढ़ा आदमी भी मुस्कुराकर कहने लगा, तुम चुनाव करने में बहुत अच्छे हो, सही चुनाव कर ही लेते हो। तुम जान गए थे मैं बता नहीं सकता, इसलिए सही झरने का चुनाव तुमने खुद ही कर लिया। ये पानी शरीर को तरोताज़ा कर देता है। ध्यान से देखो अपने शरीर को, कितनी शक्ति आ गई है। तुम बुढ़ापे में नहीं हो, जवानी जैसी शक्ति है तुम्हारे शरीर में। बस शरीर दिखने में थोड़ा बूढ़ा लगेगा, वैसे तुम्हारा शरीर बिल्कुल जवान सा हो जाएगा। जब तक हाथ गीले हैं ये जवानी रहेगी, हाथ सूखते ही जवानी चली सी जाएगी। इसलिए इस पानी को पीना होगा। एक बार गले के नीचे ये पानी पहुंच गया,
वो जवानी दुगनी उम्र लेकर तुम्हारे पास चली आएगी। मेरी आंखों से आंसू निकल गए थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ढूंढ लिया मैंने उस झरने को ढूंढ लिया जो जवानी देता है, उम्र दुगनी करता है। मैंने झरने को ढूंढ लिया। वो बूढ़ा धीरे धीरे चलता हुआ उस गुफा से बाहर जा रहा था और मैं हाथ से धीरे धीरे उस पानी को पी रहा था। मुझे नहीं पता था कितना पानी पीना है, तो मैं बार बार हाथ भरता पानी पी लेता, हाथ भरता पानी पी लेता। पेट भरकर मैंने पानी पी लिया था और मेरा पेट थोड़ा सा फूल गया था। अब इससे ज़्यादा मैं पानी नहीं पी सकता था और शरीर तरोताज़ा महसूस होने लगा। पहले तो हाथ जैसे ही सूख गए थे, शरीर फिर से बूढ़ा सा महसूस होने लगा था, थका थका सा महसूस होने लगा था। लेकिन जब से मैंने ये पानी पिया है, शरीर बिल्कुल तरोताज़ा सा हो गया है। मैं तेज़ी से भागकर वो पहली वाली गुफा से बाहर निकल आया। मेरी टांगों में वो ताजगी आ चुकी थी। मैंने अपने शरीर को देखा। मेरी शक्ल देखने में बूढ़ी लग रही थी, लेकिन अंदर से शक्ति आ गई थी। इसका मैं इस्तेमाल कर सकता था। उम्र दुगनी, लगभग 120 से 130 साल तक तो जीऊंगा मैं। आराम से रहूंगा और अच्छी तरह से जीकर जिंदगी बिताऊंगा। पैसों का इस्तेमाल करूंगा। खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पहली गुफा से मैं बाहर आ गया। वो पिशाच और वो चुड़ैल अब भी कुर्राई जा रही थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर गुस्सा कम था, मुस्कान ज़्यादा। मुस्कुराते हुए वो दोनों जैसे मुझको कहे जा रहे थे, अच्छा किया, ये चुनाव तूने अच्छा किया, अब भुगतो। हम दोनों तुझे मुक्ति दे देते, लेकिन नहीं, तू तो यहीं पर फंसना चाहता था, अब भुगत। उनके ये शब्द जैसे मेरा शरीर चीर गए थे। क्या मतलब, क्या मतलब? मैंने उनसे पूछा। वो हंसने लगे। अब उनकी हंसी में कोई दर्द नहीं था, उनकी हंसी में कोई मायूसी नहीं थी। वो मेरे चेहरे पर हंस रहे थे, मेरी इस शक्ति पर हंस रहे थे। लेकिन क्यों? मैं उस गुफा से बाहर आ गया, उस बूढ़े को ढूंढने लगा। वो बूढ़ा दिख ही नहीं रहा था। कहाँ गया वो? सुबह होने का वक्त नजदीक था। मैं जैसे ही उस गुफा से बाहर आया, वो गांव के लोग लकड़ियों पर खाना पका रहे थे। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास गया और कहने लगा, पी लिया मैंने, पी लिया पानी। मैं वो पानी पी चुका हूँ, मैं वो पानी पी चुका हूँ। मेरी उम्र दुगनी हो गई, मेरा शरीर तरोताज़ा हो गया। धन्यवाद, तुम सबने वो इशारा किया। पहले मैं समझ नहीं पाया, आखिरकार मैं समझ गया। मुझे पता है कि इस गुफा में वो है। जैसे ही मैंने ये कहा था, उन्होंने इशारा कर दिया। बस अब इन सबको भूल जाओ। किसी के सामने वो बोल मत देना, वो शब्दों को अपने अंदर रखना। ये राज तुम्हारे मुंह से किसी और को पता चला, जो भी यहाँ पानी पी चुका है, उनके सिवा किसी और को पता चला, तुम तभी मर जाओगे। कोई लंबी उम्र नहीं रहेगी। वो शक्ति तब तक शरीर के अंदर है जब तक सच्चाई भी शरीर के अंदर है। सच्चाई किसी और को बताई, मौत तुम्हारी। मैंने एकदम से मुंह बंद कर लिया। हाँ, समझ गया, ये गलती मैं नहीं कर सकता, लेकिन तुमसे तो बात कर सकता हूं ना? तो वो मुस्कुराकर कहने लगा, हाँ, हमसे बात कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ कोई छिपा हुआ किसी ने सुन लिया, फिर क्या करोगे? इसलिए चुप ही रहो। कुछ लोगों के साथ आए थे ना, हो सकता है वो तुम्हें ढूंढ रहे हो। चुप रहो, कहना मत। अंदर क्या होता है, कैसी चुनौतियां होती हैं, किसी को बता नहीं सकते। हर कोई जो अंदर जाता है उम्र दुगनी करने के लिए, उसके लिए अपनी अलग चुनौती होती है। अंदर जाने वाला बता नहीं पाता। अब तुम हमारे साथ ही हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहाँ जिंदगी जी रहा हूँ, बहुत बिजनेस है मेरे, वहाँ पर अच्छे से रहूँगा। मैं सारी उम्र ऐश नहीं कर पाया, बस पैसे कमाता रहा, अब पूरी ऐश करूँगा। वहाँ इस बात को सुनकर सब हंस रहे थे। वो आग में खाना पकाए जा रहे थे और हंसे जा रहे थे। कुछ तो गिरकर लोटपोट होकर हंसना शुरू हो गए थे। और इसके बाद एक आदमी मेरे पास आया और इधर उधर झांक कर मेरे कान के करीब कहने लगा, क्या तुम पूरी सच्चाई नहीं जानते? क्या तुम्हें सच्चाई का नहीं पता कि उम्र दुगनी कैसे होती है? मैं थोड़ा घबरा सा गया। क्या मतलब उम्र दुगनी कैसे होती है? जैसे होनी चाहिए, जवानी मिल जाती है और हम जल्दी बूढ़े नहीं होते। 150 साल तक जवानी ही रहती है, भले ही शरीर थोड़ा बूढ़ा दिखता रहे।
हम 50-60 साल जैसे 150 साल में भी लगेंगे और मैं तो खुश हो जाऊंगा अगर 120 से 130 साल जी सका। तो वो कहने लगा, जियोगे, बड़े आराम से जियोगे, लेकिन तुम जानते हो उम्र दुगनी होती क्यों है? क्या हो जाता है जिससे उम्र लंबी हो जाती है? इस पानी में क्या है वो? मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता, शायद शरीर में कोई बदलाव आ जाता होगा। सुबह बहुत नज़दीक थी और मैं उससे जल्दी सवाल करना चाहता था क्योंकि वो शायद गायब हो जाएंगे। मैंने कहा, जल्दी बताइए, दिन चढ़ने वाला है। आधी उम्र पत्थर बनकर काटनी पड़ती है, बाकी आधी में जवानी मिलती है। अब तुमने भी वही चुनाव किया है, आधी उम्र पत्थर की, आधी जवानी वाली। तुम्हारा दिन पत्थर बनकर गुजरेगा और रात जवानी वाली। तुम रात को कर सकोगे जो करना चाहते हो, लेकिन याद रखना जंगल के करीब ही रहना। जब पत्थर का रूप बनोगे तो जंगल के अंदर रहना ताकि कोई तुम्हें तोड़ ना दे। टूटे हुए पत्थर से दोबारा इंसान नहीं बनते। मैं बहुत ज़्यादा हैरान सा हो गया था, बहुत ज़्यादा डर सा गया था। क्या सच में उम्र लंबी इसलिए होती है, उम्र दुगनी इसलिए होती है क्योंकि आधी उम्र पत्थर बनकर रहना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो साधु जो जंगल में रहा करता था, वो 180 साल जिया था, वो जंगल से आया करता था। ये शब्द कहते ही दिमाग में उसकी तस्वीर सी घूमने लगी। जो लोग कहा करते थे, वो रात को आया करता था, दिन को जंगल में वापस। दिन के वक्त कोई उसे ढूंढ नहीं पाता था, रात के वक्त खुद ही जंगल से बाहर आ जाता था। किसी ने दिन के वक्त उसे कभी देखा ही नहीं था। क्या सच में? धीरे धीरे दिन चढ़ता जा रहा था। वहां जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, मेरी आंखों के सामने वो लोग एक एक करके पत्थर बनने लगे। वो हर एक इंसान पत्थर बन गया था। वो गुफा वहां से गायब होने लगी थी। मैं जानता था उनका स्थान बदल जाएगा, वो इससे जुड़े रहेंगे, इसीलिए यहीं पर अलग जगह पर निकलेंगे। लेकिन मुझे यहाँ से दूर जाना है। मैं अब तक पत्थर नहीं बना था। वो सूरज की किरण अभी पीछे थी। मैं भागने लगा था वहां से। मैं वहां से जंगल के बाहर जाना चाहता था। वो ढलान थी, वहां सूरज की किरण धीरे धीरे नीचे की तरफ आती, लेकिन मैं तेजी से भाग रहा था। क्या मेरी रफ्तार तेज होगी उस किरण से? क्या मैं पत्थर बनूंगा? मेरे शरीर पर वो किरण पड़ी, लेकिन अब तक मैं पत्थर नहीं बना था। मैं भागता रहा, मैं रुक ही नहीं रहा था। मेरी सांस चढ़ नहीं रही थी। समय हो चला था। वहां सूरज की किरणें मुझ पर पड़ रही थी, लेकिन मैं पत्थर नहीं बन रहा था। धीरे धीरे मेरी टांगें अकड़ना शुरू हो गई, मेरी टांगों में जकड़न शुरू हो गई। मैं भाग तो रहा था, लेकिन रफ्तार कम होती गई। सांस चढ़ी हुई थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, फिर भी जोर लग ही नहीं पा रहा था। पहले मेरे पैर अकड़े, एक पैर जमीन पर जैसे अकड़ कर फंस सा गया। उसे खींचने की कोशिश में दूसरे पैर से करता रहा। धीरे धीरे वो भी अकड़ गया। उसके बाद दोनों टांगें अकड़ी थी और मेरा पेट, मेरी छाती, मेरे बाजू भी अकड़ गए। मेरी आंखें खुली थी, मैं उन्हें हिला नहीं पा रहा था। मैं इधर उधर देख नहीं पा रहा था, बस सामने देख पा रहा था। आंखों के सामने सफ़ेद सी रोशनी आनी शुरू हो गई। मुझे पता ही नहीं चला, जैसे कुछ हुआ। फिर से मुझे जंगल दिखा और सामने अंधेरा था। मैं भागना शुरू हो गया। मैं तेजी से भागता गया। शायद मैं बच गया, शायद रोशनी कहीं गायब हो गई, शायद बादल आ गए होंगे। मेरी आंखें जैसे ही ऊपर गई, ऊपर मुझे एक तारा नजर आया। ये रात का वक्त था, रात हो चुकी थी। पूरा दिन मैंने पत्थर बनकर बिताई होगी, ये अगली रात है। मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोना शुरू हो गया था। ये कहाँ फंस गया मैं तो एक पत्थर का इंसान बन गया या पत्थर का शैतान बन गया। क्या करूं मैं चलता चलता उसी पहले गांव तक पहुंच गया था। शरीर बहुत तरोताजा था। मुझे देखकर हर कोई हैरान परेशान। आप आ गए, आप वो पत्थर के शैतानों से बच गए, वो भूतिया गांव से बच गए जहां कोई भी बूढ़ा नहीं होता, वहां से बचकर कोई नहीं आता, आप बचकर आ गए। मेरा मायूस चेहरा था। मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता था। जवाब देता भी क्या? अगर कोई जवाब दिया तो मैं मर जाऊंगा। बस उनसे बातें करता रहा। वो 5 लोग वो पैसे मांग रहे थे।
मैंने कहा वो घर में बैग पड़ा है, जितने लेने हो ले लो। मैं उनका क्या करूँगा? मुझे अब जंगल में रहना होगा। मैं जंगल के सहारे कितनी आगे तक बढ़ पाऊंगा? क्या मैं अपने शहर पहुंच पाऊंगा? और वहां पत्थर बनकर कैसे बचूंगा किसी से? पत्थर टूटा, मेरी जान खत्म। अब मुझे भी इस जंगल में शापित की तरह रहना होगा। रात के वक्त निकला करूंगा इसी गांव के लिए। दिन के वक्त मुझे जंगल में पत्थर बनकर ही किसी कोने में पड़े रहना होगा। मुझे याद तक नहीं रहेगा। कहने को मेरी उम्र दुगनी हो गई है। आधी तो मैं उस पत्थर में बिताता हूँ जो मुझे याद तक नहीं रहता। यादों में मैं उतनी उम्र ही बिताऊंगा। ये उम्र दुगनी नहीं हुई, बल्कि अपनी उम्र या समय मैंने पत्थर को दे दिया है। क्या फ़ायदा ऐसी लंबी उम्र का? इसीलिए इसकी कहानियों को छिपाया गया था। ये कोई वरदान नहीं है, ये शाप है। और मैं शापित इस जंगल में इसी तरह से भटक रहा हूँ। ना बता सकता हूँ, बस एक साधु के वेश में लोगों को मिलता हूँ, कहानियाँ बताता हूँ और लोप हो जाता हूँ इसी जंगल में। दिन के वक्त मुझे कोई ढूंढ ही नहीं पाता।